नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आलोक सर आज हिंदी विषय में स्वर के भेद को लेकर उपस्थित हूँ। यह जो है स्वर के भेद हिंदी जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उनमें यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी पूरी अच्छी तरह से देखने की का प्रयास करिएगा ताकि कुछ छूट ना जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं स्वर के भेद को। देखिए, चलिए स्वर के भेद आज हम लोगों को पढ़ना है। स्वर के भेद, स्वर के भेद में जो है स्वर के भेद जितने भी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है और वह किन किन आधारों पे स्वर के भेद को जो है पूछा जाता है, उसमें हम सभी जो है जितने आधार पे पूछा जाता है सबको मैं लेकर आज उपस्थित हूँ। जिसमें पहला नंबर पे क्या है कि जो स्वर के जो भेद पूछा जाता है वह उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर जो है स्वर के भेद को आज देखा जाएगा। उसके बाद जो है उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि के आधार पर जो है स्वर के भेदों को देखा जाएगा। अगला चलते हैं तो जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद को देखा जाएगा। किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पर भी जो है स्वर के भेद को देखा जाएगा। उसके आगे चलेंगे तो मुख आकृति के आधार पर जो है स्वर के भेद को देखा जाएगा और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जो है स्वर के भेद को देखा जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं एक एक को लेकर, ठीक है। स्वर के भेद, स्वर के भेद में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। जो पहले नंबर पे आता है उसका नाम है हर्ष स्वर, जो दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है दीर्घ स्वर और जो तीसरा नंबर है इसके पे आता है प्लुत स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर को जो है मूल स्वर भी कहा जाता है और हर्ष स्वर को जो है लघु स्वर भी कहा जाता है और हर्ष स्वर को जो है एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर को जो है गुरु स्वर भी बोलते हैं और इसको द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर 3 पे है प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर को जो है त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हर्ष स्वर के बारे में जानकारी ले लें तो हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं, हर्ष स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हर्ष स्वर कहते हैं। उसे हर्ष स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जो स्वर आते हैं वो जो है अ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। यानी हर्ष स्वर या एक मात्रिक स्वर के बारे में अगर इनकी संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उस जो संख्या है उसमें जो है वो कौन कौन होते हैं? तो अ है, ई है, उ है, री है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को एक दूसरे नाम से जाना जाता है द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? तो द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब होता है बोलने में, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? तो 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में या जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत आ आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ उ आता है, ए, ऐ,
ओ औ, ठीक है। ये जो है दीर्घ स्वर है। अब देखिए ये जो आ का जो निर्माण है, यह आ, इस आ का निर्माण जो है अ और अ, यानी यह जो है समान स्वर। देखिए अ यहाँ भी है और अ यहाँ भी है, इन दोनों अ को जब आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ से जो है आ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ई को देखते हैं। यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, और ए जो है ई है, यहाँ पर ई जो हम देख रहे हैं यह ह्रस्व ई है, और यहाँ पर भी ई जो है यह भी ह्रस्व ई है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों को जब आपस में जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे जो है दीर्घ ई का निर्माण हो जा रहा है, ठीक है। और यह दीर्घ ई जो है दीर्घ स्वर का जो है उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं इस ऊ के बारे में। इस ऊ जो है, यह ऊ जो है, यह भी जो है दो समान, यानी दोनों जो है यह मूल स्वर है, और ऊ भी जो है मूल स्वर है और यह भी जो है मूल स्वर है, और दोनों ह्रस्व स्वर है, और दो ह्रस्व स्वरों को मिलाने से एक जो है दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी में, यह ए, तो इसका निर्माण जो है अ के साथ जब ई को मिलाया जाता है, ठीक है। इसके पहले आप लोग देखिएगा, इसमें जो है जो प्रथम तीन हम स्वर की रचना किए हैं उसमें देख रहे हैं तो समान समान स्वर मिल रहे हैं, ठीक है। जब समान समान स्वर मिल रहे हैं तो वह जो है दीर्घ बन रहा है। और इसमें बात कर रहे हैं तो एक जो है अ है और एक जो है ई है, यानी दोनों स्वर जो हैं असमान है, यानी दो असमान स्वर जब मिल रहे हैं अ और ई, तो इनसे जो है ए बन जा रहा है। अब अ के साथ अब इस ए को मिला दिया जा रहा है तो यहाँ पे जो है अ बन जा रहा है, और अ के साथ जब ऊ को मिलाया जाता है तो ओ बनता है, और अ के साथ जब ओ को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है। तो ये जो है दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं यह उसको देखा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अब जो है दीर्घ स्वर, अब यहाँ पर जो है एक मुख्य पॉइंट लिखा गया है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को जो है दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर को यहाँ पे दीर्घ स्वर को भी जो है दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन, तो एक है सजातीय स्वर, पहले नंबर पे जो बांटा गया है दीर्घ स्वर, तो वह जो है एक है सजातीय स्वर, और दूसरा है उसको जो है विजातीय स्वर बोलते हैं, और इसी का नाम होता है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है संयुक्त स्वर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सजातीय स्वर को देख रहे हैं। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर में क्या है कि जो दो स्वर होंगे, यानी जब दो स्वर मिलकर जब दीर्घ का निर्माण करेंगे तो वो दोनों एक जैसे होंगे, जो एक जैसे होगा उसको सजातीय बोलेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें तो मूल दीर्घ स्वरों को सजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे हम लोग पीछे देख रहे थे कि मूल स्वर का मतलब जैसे अ और अ, ठीक है। अ और अ को जब हम आपस में मिला रहे थे तो यह क्या बन जा रहा था, आ बन जा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों समान है, ठीक है। और मूल स्वरों की संख्या हम लोग जो है 4 पढ़े हैं। मूल स्वरों की संख्या कौन क्या पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, और वो 4 होते कौन है, अ, ई, उ, री, ठीक है। ये जो है मूल स्वर है और इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसमें जो है मूल स्वर आपस में मिल रहे हैं, वो भी समान मूल आपस में मिल रहे हैं, तो यह जो है आ का निर्माण हो जाता है। अब इसी में देखिए जो समान दीर्घ स्वर बन रहा है इसमें क्या मिलेगा, ई और ई, ई और ई जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ई, और ई मिलता है तो यहाँ पे जो है दीर्घ ई का निर्माण होता है। उसी तरह से जो यहाँ पे उ है, इसमें जो है उ और उ, यानी ह्रस्व उ और ह्रस्व उ को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा दीर्घ उ, ठीक है। यानी दो ह्रस्व स्वर मिल रहे हैं तो यहाँ पे ए बन जा रहा है। आगे चलें,
विजातीय स्वर। विजातीय स्वर में क्या होता है, जो भी स्वर होते हैं वो जो है जो आपस में मिलेंगे तो वो स्वर जो है अलग अलग होंगे, ठीक है। जब एक जैसे रहेंगे तो सजातीय हो जाएगा, जब अलग अलग स्वर मिलेंगे तो वो विजातीय हो जाएंगे। इसमें क्या है कि संयुक्त दीर्घ स्वर, जो संयुक्त दीर्घ स्वर है उसी को जो है विजातीय स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। संयुक्त दीर्घ स्वर को क्या बोला जाता है, विजातीय स्वर भी बोला जाता है। और इसमें क्या है, जैसे इसके अंतर्गत आता है ए, ऐ, ओ, औ। अब विजातीय को समझ लेते हैं कैसे यह विजातीय है। तो देखिए, जब अ के साथ ई को मिलाया जाता है, यानी हरस्व अ के साथ हरस्व ई को मिलाया जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे ए का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसके निर्माण की बात करें तो यह जो है अ के साथ जब ए को मिलाया जाता है तो यहाँ पे यह क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। अब देखिए, यह जो बन रहे हैं यह जो है दो अलग अलग स्वर मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह विजातीय है। ओ की बात करें तो यह जो है अ के साथ क्या मिलता है, उ मिलता है, तो यह जो है ओ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं औ के बारे में। जब अ के साथ ओ को मिलाया जाता है तो यह बन जाता है औ, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो स्वर हैं ये जो है विजातीय स्वर हैं, और ये जो स्वर हैं यह जो है सजातीय दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। और ये विजातीय दीर्घ स्वर हैं। कैसे विजाती हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाई दिए दो अलग अलग स्वर आपस में मिल रहे हैं तो जो है दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है, तो 3 मात्रा का समय लगता है। उसे जो है 3 मात्रा का समय लगता है, उसे जो है क्या बोलते हैं, उसे जो है प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे ओम, ठीक है। ओम के अलावा इसके उदाहरण किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी का नाम लेकर उसके साथ जो है यह चिन्ह लगा दीजिएगा, वह प्लुत हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलचाल की भाषा में जो है किसी के नाम को लेकर बहुत देर तक जब रे लगाकर या वाह लगाकर ऐसे बोला जाता है तो वह जो है प्लुत हो जाता है, ठीक है। या कोई जब गुस्सा में बात करता है या घर पे बुलाता है तो वहाँ पे जो है प्लुत स्वर हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए एक विशेष पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, नोट। नोट में लिखा हुआ है मात्रा काल, ठीक है। इसके पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ देखिए जैसे 3 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा ऐसे आया रहा होगा, तो वो मात्रा होता क्या है, तो उसको जो है मात्रा, और काल मतलब क्या होता है, समय। काल मतलब क्या होता है, समय। और इस मात्रा के बारे में देखिए, यहाँ पे समय दिया हुआ है और यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है, तो इसको हम समझ लें मात्रा काल। तो मात्रा काल उसे कहते हैं जो हम लोगों के घड़ी का जो 1 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 सेकेंड के बराबर लगा समय, 1 सेकेंड के बराबर लगा समय मात्रा काल कहलाता है, ठीक है। यानी जो हम लोगों के घड़ी में जब 1 सेकेंड होता है तो वह 1 मात्रा कहलाता है। उस जैसे में देख लें, 1 मात्रा बराबर होता है 1 सेकेंड, यानी घड़ी का 1 सेकेंड 1 मात्रा के बराबर होता है, ठीक है। जो आगे बात करते हैं 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड का मतलब यहाँ पे जो है 2 मात्रा को दिखाता है। 3 मात्रा का मतलब होता है 3 सेकेंड, ठीक है। यानी जितनी मात्राएं होंगी उतने सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लुत को बोलने के लिए जो है कितने सेकेंड का समय लगेगा, तो 3 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे देख रहे हैं उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर के भेद, ठीक है। अगले आधार पर हम देख रहे हैं उत्पत्ति, निर्माण या दृष्टि के आधार पर जो है कितना स्वर के भेद हैं, ठीक है। अब देखिए उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर जो स्वर होते हैं उसके जो उनके जो है 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 भेद में कौन कौन है, पहले नंबर पे आता है मूल स्वर। इसके अन्य नाम जो है अगले वाले भेद में देखे ही थे। यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर है, इसको भी हम लोग पीछे देखे थे, और यह जो है संयुक्त स्वर है। तो आइए इन स्वरों के बारे में देखते हैं संपूर्ण जानकारी। अब देखिए मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर को क्या बोलते हैं,
यानी इन्हें मूल स्वर को क्या बोलते हैं, हरस स्वर बोलते हैं। ठीक है, मूल स्वर को हरस स्वर भी कहते हैं। अब देखिए आगे, अगर इनकी संख्या की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन होते हैं, तो वो होता है अ, ई, उ, री। ठीक है, आगे चलते हैं दीर्घ स्वर में। तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, दीर्घ स्वर मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। दीर्घ स्वर कैसे बनता है, तो दीर्घ स्वर जो है मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, मूल स्वर के संयोग से क्या बनता है, जो है दीर्घ स्वर बनता है। आगे चलते हैं, ये दो समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं। किससे बनते हैं, जब दो समान मूल स्वर आपस में मिलते हैं तब जाकर यह जो है दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं वर्तमान में जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 3 है। ठीक है, यानी वर्तमान में 3 दीर्घ स्वर ही माने जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने दीर्घ स्वर हैं, तो 3 दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, वो कौन कौन है, वह है आ, ई, उ। यानी जो है यह आ हो गया, यह दीर्घ ई, यह दीर्घ उ। ठीक है, अब देखिए यह है री। यह हिंदी वर्णमाला में जो री होता है यह ऐसे दीर्घ री लिखा जाता है। ठीक है, और यह आज के प्रचलन में जो हिंदी आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो है यह वर्तमान में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका कलर जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, यानी दीर्घ री का प्रयोग वर्तमान समय में हिंदी में नहीं हो रहा है। ठीक है, यही जब संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत में जो है दीर्घ स्वर आपको दीर्घ री जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं मूल स्वर। यहाँ पे देख रहे हैं मूल स्वर और यहाँ पे देख रहे हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, और मूल स्वर क्या है, अब दो देखिए मूल स्वरों की संख्या हम लोग पीछे 4 पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। अब इन स्वरों को जब आपस में मिलाया जा रहा है, जब दो समान मूल स्वरों को आपस में मिलाया जा रहा है तो एक जो है दीर्घ स्वर बन रहा है। ठीक है, यानी हरस्व अ और हरस्व अ को मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे दीर्घ अ हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है हरस्व ई और हरस्व ई इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे जो है दीर्घ ई का निर्माण हो जा रहा है। यहाँ हरस्व उ आपस में मिलाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, दीर्घ उ का निर्माण हो जा रहा है। अब देखिए उसी तरह से मूल स्वर के अंतर्गत री भी आता है। तो री में क्या है, री यानी हरस्व री और हरस्व री इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ पे जो है दीर्घ री का निर्माण होता है। ठीक है, और दीर्घ री ऐसे लिखी जाती है। चूँकि यह अब जो है यह हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए इसको जो है हम कोष्ठक में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, यह वर्तमान समय में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या है, संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों के योग से बनते हैं। यानी जो है दीर्घ संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। और ये कैसे बनते हैं इसको हम पीछे भी बताए थे और यहाँ पर भी है। यानी देखिए असमान स्वर की बात की गई, 2 असमान स्वर, तो यहाँ पे 2 असमान स्वर आपको दिख रहे हैं, एक है अ और एक है ई। यानी 2 असमान स्वर आपस में मिल रहे हैं तो एक जो है संयुक्त स्वर का निर्माण हो जा रहा है। उसी तरह से अ के साथ ए को मिलाया जा रहा है तो ए हो जा रहा है, अ के साथ उ को मिलाया जा रहा है तो ओ हो जा रहा है, अ के साथ ओ को मिलाया जा रहा है तो अ हो जा रहा है। ठीक है, ये जो है 4 क्या हैं, ये चारों जो है संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर का एक और नाम होता है मिश्रित स्वर। ठीक है, मिश्रित स्वर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। आगे चलते हैं, जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर। ठीक है,
जो हम लोगों के मुख में है जीभ, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के जो है 3 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन होता है? तो देखिए, जो हमारी जीभ होती है, यह जो हमारी जीभ है, इस जीभ को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यह जो है इसका अग्र भाग नंबर 1, इसका मध्य भाग नंबर 2 और इसका यह जो सबसे नीचे वाला भाग है यह जो है नंबर 3 है, इसको पश्च भाग बोला जाता है, ठीक है। यानी नंबर 1 पे अग्र स्वर दिया हुआ है, यानी यह आगे वाला भाग जो हम लोगों की जीभ है, जीभ के आगे वाला भाग, उसके आधार पर जो है जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग से होता है, यानी जीभ के आगे वाले भाग से होता है, ठीक है। जीभ के आगे वाले भाग से होता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है। और उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ठीक है। ये 4 वर्ण जो है जीभ के आगे वाले सिरे से बोले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मध्य स्वर, यानी जीभ के जो है बीच वाला भाग, ठीक है। जीभ का जो बीच वाला भाग है उससे ये सब उच्चारित होते हैं। इसकी परिभाषा देख लें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग से होता है, ठीक है। यानी जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और ये जो है सिर्फ एक है अ, ठीक है। जो जिस अ वर्ण को जब हम लोग बोलते हैं तो वह जीभ के जो है बीच वाले भाग से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर जो है यह जीभ का सबसे लास्ट वाला सिरा होता है, जो मुख के एकदम अंदर होता है, उसे जो है पश्च स्वर कहा जाता है। और इसकी परिभाषा होती है जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है उसे जो है पश्च स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आता है ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ और यह क्या है? आ, ठीक है। ये जो है पश्च स्वर थे, यह जीभ के आधार पर इसको देखा गया। आगे चलते हैं तो मुख आकृति के आधार पर जो हमारा मुख है और किसी भी वर्ण को या अक्षर को जब हम लोग बोलते हैं तो मुख किस आकार का बनता है उसके आधार पर है, ठीक है। तो मुख आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके आधार पे जो स्वर का वर्गीकरण जो किया गया है वो संख्या में कितने होते हैं? 4। यानी मुख आकृति के आधार पे स्वर के जो है 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, यानी हम लोगों का जो मुंह है वह कम खुलता है, उन्हें जो है समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। और जब हम बोलेंगे ई, तो ई बोलेंगे तो हमारा जो मुख है वह कम खुलेगा, ठीक है। जब दीर्घ ई की बात करेंगे, इसको भी जब ई बोलेंगे तो भी जो है क्या होगा? मुख हमारा कम खुलेगा। जब ऊ को बोलेंगे तो भी मुख हमारा कम खुलता है। जब दीर्घ ऊ को बोलेंगे तब पर भी हमारा मुख जो है कम खुलता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अर्ध समृद्ध स्वर। इसकी परिभाषा देख लें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों के अपेक्षा, यानी इन स्वरों के अपेक्षा यानी समृद्ध स्वरों से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा खुला होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे थोड़ा ज़्यादा इसमें खुलेगा, ठीक है, जैसे ए और ओ, ठीक है। आगे चलते हैं विवृत स्वर क्या होते हैं? तो इसमें देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिन स्वरों को बोलते समय मुख ज़्यादा खुला होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, अब आ को जब हम बोलेंगे तो यह मुख जो है क्या होगा? खुल जाएगा ज़्यादा। यानी इन स्वरों से समृद्ध वाले स्वरों की अपेक्षा और अर्ध समृद्ध वाले स्वरों की अपेक्षा मुख हमारा जो है क्या होगा? पूरा खुल जाएगा आ, ठीक है। आगे चलते हैं अर्ध विवृत स्वर वे स्वर होते हैं, यानी जिन स्वरों का उच्चारण
विवृत स्वरों, जिन स्वरों का उच्चारण विवृत स्वरों से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से, यानी इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा स्वर से थोड़ा ज्यादा मुंह खोलने पर होता है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, इससे कम और इससे ज्यादा। ठीक है, मुख खोलने पर होता है। ठीक है, उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ। ठीक है, अ, आए, औ। ठीक है, अन्य स्वरों किससे तुलना करेंगे तो यह मिल जाएगा, जैसे अ और यह हो जाएगा आए और इसको बोलेंगे औ। ठीक है, तो मुख हमारा ज़्यादा खुल रहा है। और देखिए यह जो है आ के ऊपर जो है चंद्र लगा हुआ है, यह जो ओ का सेंस देता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑफिस लिखते हैं तो ऑफिस में जो हम लोग जो है ओ से स्टार्ट करते हैं और उसमें जब ऑफिस लिखा जाता है तो उसके ऊपर चंद्र लगाया जाता है। वैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में भी जो है ओ अंग्रेजी में जाएंगे तो ओ का सेंस देता है, लेकिन हिंदी में जब ऑक्सीजन लिखा जाता है तो आ बनाकर उस पर जो है चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यह एक तरह से ओ है, लेकिन देखने पे आ के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है। ठीक है, इसको आगत स्वर भी बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं, इसको आगत स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगत, यह आगत स्वर होता है जिसका आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओठ की स्थिति, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको दो प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में, यानी ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक होता है वृत्तमुखी। ठीक है, पहले नंबर पे आता है वृत्तमुखी और दूसरे नंबर पे आता है अवृत्तमुखी। ठीक है, वृत्त का मतलब होता है गोला, यानी जिन वर्णों को जब हम बोलेंगे तो हमारा मुख कैसा होगा, जो मुख की आकृति यानी जो दोनों ओष्ठ होते हैं वह गोल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी, ठीक है, ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। ठीक है, वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें जो है वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या जो है कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन होते हैं, तो ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है, ओ होता है और अ होता है। ठीक है, इन चारों वर्णों को जब हम बोलेंगे तो हमारा मुख जो है क्या होगा, उसकी जो ओष्ठ की आकृति है वह गोल दिखेगी। ठीक है, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। ठीक है आगे चलते हैं। अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है, अवृत्त यानी जो वृत्त जैसा न हो। ठीक है, यानी जो गोलाकार न हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, उन्हें जो है अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या की बात कर लें तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 6 होती है। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, काउंट कर लेंगे तो यह 6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विशेष पॉइंट यह देख लेंगे, यहाँ पर जो कुछ वर्ड लिखे गए हैं और यह जो है नोट में लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई, 2 ई लिखा गया है और एक जो है री लिखा गया है। ठीक है, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई और री। ठीक है, ये जो है स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, एक ऐसे वर्ड हैं, ये स्त्रीलिंग वर्ड हैं, यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पूरे स्वरों के बारे में देखा। ठीक है, आज हम लोग जितने भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है जो भी क्वेश्चन स्वर से संबंधित पूछे जाएंगे वह आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे मिल जाएंगे। कोई ऐसा स्वर नहीं है जो इसमें छूटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो इसको जो है जल्दबाजी में न देखिएगा, इसको आराम से सुव्यवस्थित ढंग से बैठकर कॉपी और कलम के साथ लिखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और आराम से पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं
आज यहीं पे हम विराम लेते हैं। अगले दिन जो है अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।